नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आरएस मुख्य परीक्षा 2023 की जो मेरी कॉपियां हैं उसमें से ये द्वितीय प्रश्न पत्र का देखने वाले हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में मुझे 84.75 अंक प्राप्त हुए, जो चारों पेपरों में से सर्वाधिक थे। काफ़ी अच्छा स्कोर रहा इसमें मुख्यतः नीतिशास्त्र, विज्ञान और भूगोल विषय थी और ये स्कोर इसमें प्राप्त हुआ। तो इस विषय में इस पेपर में अपन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार अंक प्रदान किए गए, हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर कुछ मेरी कमी रही, वो भी आप इसमें देखोगे, जहाँ और अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते थे। सबसे पहले ये देखो नीति शास्त्र वाला। दो अंक हैं नीति शास्त्र में। प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण कौन से हैं? तो प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। चारों मैंने लिखे और इसने पूरे से पूरे 2 अंक प्रदान किए। कांट के अनुसार शुभ संकल्प क्या है? तो कांट जो है परिणाम निरपेक्षवादी विचारक था और उसने कहा कि कर्तव्य प्रेरणा से किए गए संकल्प ही शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प में भावनाओं का लेश मात्र नहीं होता। इसमें 1.25 नंबर मिला, मतलब 1.25। ठीक है, फिर भी ये कांट परिणाम निरपेक्षवादी, इमोनियल कांट इसका पूरा नाम था। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बताइए। तो मनुष्य द्वारा दैनंदिन क्रियाओं को कर्तव्य भावना से करना पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ 4 है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने अंक दिए? 3/4। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? तो अहिंसा के बारे में एक तो जैन धर्म में उल्लेख मिलता है और एक फिर कहा अपने महात्मा गांधी। तो दोनों का मैंने कहा। और इसके तहत मन, कर्म, वचन से हिंसा नहीं करनी चाहिए और साथ ही दया, करुणा और परोपकार का कार्य करना चाहिए। इसमें भी अच्छे अंक दिए, 1.75, मतलब 2.25 नंबर दे दिए 2 में से। बौद्ध मत में उपाय कौशल का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? तो उपाय कौशल लिखा है विषय वासनाओं से दूर रहना, 4 आर्य सत्य की प्राप्ति, लेकिन इसमें 1/4 अंक दिया। ये उतना परफेक्ट उत्तर भी नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे इतना इसका आइडिया भी नहीं था जिस समय एग्जाम दे रहा था उस समय, इसलिए ये 1/4 अंक। इसमें ठीक अंक, मतलब मार्किंग हो रही है। इसमें जैसा लिखा वैसा लगभग मिल रहा अंक। मानवीय मूल्यों के विभेदिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मानवीय मूल्यों के विभेदक लक्षणों में मानवीय मूल्य क्या होते हैं? तो मूल्य नैतिकता के प्रतिमान होते हैं। विभेदक लक्षण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बताए मैंने, इधर सकारात्मक बताई और उधर नकारात्मक बताए, इसे मतलब इसको उल्लेख किया। ठीक है, फिर भी इसमें मिले हैं मुझे 1 और 25, 5 में से 1.25 नंबर। समसामयिक समाज ऋण की वैदिक अवधारणा से किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है? वैदिक काल में एक व्यवस्था, ऋण की व्यवस्था चलती थी। ऋण का मतलब होता था जगत की भौतिक नैतिक व्यवस्था के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता, पूर्वज और गुरुजन और देवताओं के प्रति क्या होता है? ऋणी होता है और उनको ऋणी मानना चाहिए। ये ऋण की अवधारणा थी वैदिक काल में। तो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, हमें होना ही चाहिए समाज में, समाज के प्रति ऋणी होना चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए। ऋणी व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? समाज का ऋण चुकाएगा, तो निस्वार्थ होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, कर्तव्यपरायण होगा, ईमानदार, सत्यनिष्ठ होगा। सिविल सेवकों को भी इस प्रकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो इसमें ठीक दिए, मतलब आधे अंक दिए, 2.5 अंक दिए 5 में से। दिव्य जीवन में अरविंद का क्या आशय है? अरविंद आपने नाम सुना होगा, नववैदांतिक विचारक अरविंद, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मानव विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया था। 3 अवस्थाएं, भौतिक, आत्मिकता और आध्यात्मिकता, किस प्रकार ये व्यक्ति चलता है और लास्ट में आनंद की प्राप्ति करता है। तो पूरा ये डायग्राम है अरविंद का। सच्चिदानंद प्राप्ति के लिए उसने एकात्म योग कॉन्सेप्ट दिया था, पूरा लिखा। इसमें भी आधे अंक दे दिए, 2.5 अंक। ये मतलब ठीक आंसर था, इसलिए इनमें आधे अंक मिल रहे, मतलब 2.5 मिल रहे 5 में से। गांधी के अनुसार स्वराज का आदर्श क्या है? तो गांधी जी के अनुसार स्वराज, मैंने बताया भी था, गांधी जी ने स्वराज की उदाहरण कहाँ से ली थी? जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ली गई थी। क्या मान्यता थी गांधी जी की? बुरा से बुरा स्वराज अच्छे राजतंत्र से अच्छा है। हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखी, सत्य अहिंसा जैसे कॉन्सेप्ट भी दिए, सारा लिखा था। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ कमी है। पूरा का पूरा जो ये प्रश्न पूछ रहा था आदर्श, मतलब उसका आदर्श क्या है, प्रॉपर मैं उस तरीके से नहीं लिख पाया। इसमें कुछ थोड़ा कमी रही है, इसलिए केवल आधा अंक मिला इसमें। टैगोर के अनुसार मानव का आधिक्य क्या है? ये मुझे जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब ध्यान भी नहीं था बिल्कुल, तो मैंने टैगोर के बारे में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें लिखी है। तो 1/4 अंक कुल दिया 5 में से। जब ध्यान नहीं था तो लगभग अपने कुछ लिखा, तो थोड़ा बहुत किसी को देखकर वो शायद हो सकता है कि
1/4 अंक दे दिया इसने। अब ये 10 अंक का है ना। समाज सुधार की दिशा में प्रशासन की भूमिका की चर्चा कीजिए। समाज सुधार में प्रशासन क्या कर सकता है? समाज सुधार क्या होता है? जैसे सामाजिक समझौतावादी विचारक होब्स के अनुसार मनुष्य बर्बर और जंगली था, इसलिए राज्य का अस्तित्व आया। आज के समय में भी प्रशासन के द्वारा समाज में सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। क्या क्या प्रशासन की सकारात्मक भूमिका? जैसे नीति निर्माण कौन करता है? प्रशासन करता है। अंधविश्वासों के प्रति कानून सकारात्मक परिवर्तन लाता है, योजनाएं चलाता है, बेटी बचाओ जल जीवन। नकारात्मक भूमिका क्या है? जैसे नागरिकों में कानून का उल्लंघन करने पर दंड देते हैं, नकारात्मक रूप हो गया ना। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें भी ओवरऑल 10 में से कितने अंक मिले? 1.5, मतलब 1.5 अंक मिला समाज सुधार। इसमें भी और अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, 1.5 अंक मिला इसमें। परिणाम निरपेक्षवादी और परिणाम सापेक्षवादी की विशेषता बताइए। उन दोनों दृष्टिकोणों में प्रशासक के लिए अधिक उपयुक्त कौन सा है? परिणाम निरपेक्ष मतलब परिणाम को नहीं देखते हैं ना, कार्य का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर नहीं करते, केवल कर्तव्य भावना से करते हैं, उसको कहते हैं परिणाम में निरपेक्ष। और एक क्या देखते हैं, पहले ही परिणाम देख लेते हैं भाई कौन सा परिणाम मिलेगा। परिणाम निरपेक्षवादी में कौन है? आपने गीता का नाम सुना होगा। गीता वाले क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु, कांड भी कहता ये परिणाम निरपेक्षवादी है। इधर ये उपयोगितावादी, स्वार्थवादी, सुखवादी, ये परिणाम सापेक्षवादी। हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए आप बताओ? परिणाम सापेक्षवाद में रहना चाहिए, परिणाम निरपेक्ष में रहना चाहिए? परिणाम निरपेक्ष रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी, सिर्फ हमें मेहनत करनी है। तो इसमें भी कितने अंक दिए, लेकिन इसमें अंक तो ठीक मिले, 1.5 और 1.5 3, 3 1 4 और 4 1 4.5, 4.5 अंक मिले 10 में से। 10 में से कितने अंक मिले? 4.5। अगला प्रश्न है, नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? क्या किसी नैतिक संघर्ष की स्थिति में व्यक्तिगत नैतिकता को वृत्तिपरक नैतिकता पर विरुद्धता दी जानी चाहिए? तो नैतिक द्वंद्व क्या होता है? दो नैतिक मूल्य आपस में विरोधाभासी होते हैं, तब अपन कौन सा नियम का पालन करते हैं? वो है उदाहरण, जैसे दो नैतिक निर्णय, सत्यनिष्ठा, गोपनीयता, उसमें कौन सा करना है, कौन सी नैतिकता अपनानी, सही हानि, सही सही, अंतर विरोध, ये पूरा लिखा है। क्या चरण रखने चाहिए अपनी नैतिकता के लिए, इसमें भी अच्छा दिया है, मतलब 50% नंबर दिए, 5 अंक दिए। अब आगे विज्ञान, यहाँ से है विज्ञान। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? मैंने लिखा है कि संपीड़ित करने के लिए अति न्यून तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ठोस को शुष्क बर्फ कहते हैं, लेकिन 0 नंबर दिया। दूसरा दिखा था कि बर्मर के डंक में दर्द जलन क्यों होती है? तो फार्मिक अम्ल होता है, इसलिए दर्द जलन करता है, उपचार है, अमल की जगह पर क्षार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक में से इन्होंने आधा अंक दिया, मतलब उसमें तो दिया ही नहीं कुछ, ऊपर वाले में तो, इसमें बर्मर डंक वाले में इसने आधा नंबर दिया। केपलर की ग्रे गति का द्वितीय नियम लिखिए, ये किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? विज्ञान में आया ये, तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये भी लिखा मैंने। फिर ये नियम भी पूरा लिखा है कि ग्रह को सूर्य को मिलाने वाली सीधी रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसलिए ग्रह निकट आने पर अपना वेग बढ़ाते हैं, निकट आने बढ़ाते हैं, दूर जाने पर पूरा लिखा, लेकिन फिर भी इन्होंने 1 अंक दिया, मतलब ठीक है, वो में से 1। डीएनए वैक्सीन, ये उस समय मुझे आई नहीं थी, कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन थी, पता नहीं था, तो इसमें नंबर नहीं मिला। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, तो इसमें भी 0 है, ठीक है, ये भी 0 है। फिर क्लासिकल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, आजकल जो नई कंप्यूटर चल रही है वो क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो एक समय में 0 या 1 बिट चलती है क्लासिकल में, पुराने जो कंप्यूटर चल रहे हैं ये इसमें, और बाकी जो क्वांटम कंप्यूटर है एक ही समय में 0 1 दोनों की गणना होती है, उसे क्वांटम की सुपरपोजिशन कहते हैं। क्यों सर? ये ना क्वांटम सुपरपोजिशन, ये बिट्स पर आधारित और क्यू बिट्स पर आधारित। तो इन्होंने ठीक दिया, मतलब 1.5 नंबर दिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए और संक्षेप में उनके योगदान का उल्लेख कीजिए। 2.5 अंक का, मतलब 2.5 के 2 है, मतलब 5 में 2 है। बर्डमैन ऑफ इंडिया और मिल्कमैन ऑफ इंडिया, पहले इनका नाम भी पता होना चाहिए, तब इसका आंसर आएगा, बाकी आंसर ही नहीं आएगा। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। तो क्या किया इन्होंने? भारत में पक्षियों की नियमित गणना, केवलादेव ग्राम पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना में योगदान। तो इसमें 2.5 में से कितने अंक दिए? 1.5 अंक, ठीक है। फिर इधर दिया मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ये भी आपने सुना होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, भारत में दुग्ध क्रांति या सफ़ेद क्रांति के जनक हैं। गुजरात में गायों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय ये गिर राष्ट्रीय अभियान, अमूल डेयरी, ये इसमें लेकिन नंबर दिया 1, 2.5 में से 1 अंक।
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? इस मिशन का कोई 3 उपलब्धियां लिखी। तो केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मिशन है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना है। 1 अंक इसमें दिया है, 1 अंक ही दिया इसमें, पूरा लिखा मैंने। आदित्य L1 मिशन, ये उस समय चर्चा में था, आपने भी सुना होगा आदित्य L1 मिशन। सूर्य में भेजा ना आदित्य L1 मिशन, इसरो का नाम इसरो ने भेजा, ध्यान है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा PSLV C57 यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित इसे सूर्य के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर स्थापित किया गया। 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर स्थापित हो गया। पूरे डाटा लिखे मैंने जो उस समय चल रहे थे। 7 पेलोड युक्त उपग्रह भेजे गए। ये क्या करेगा? आदित्य L1 सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, जो सूर्य की परतें, बाहरी परत संरचना की जानकारी देगा। नाभिकीय संलयन क्रिया की गतिविधि देखेगा। भारत सूर्य पर मिशन भेजने वाला यह 4था देश है। तो पूरे डेटा लिखे, 5 में से 3.5 अंक दिए गए। ORSM, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने वैसे सही लिखा इसको। अर्थ रिएक्शन सरफेस टू एयर, मिसाइल का नाम है, इसमें 2.5 अंक मिले, 2.5 में से। फिर अस्त्र, एक और ये मिसाइल है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, प्रार 350 से 1000, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तेजस। और ये तो इसमें 1 अंक इसमें मिला। अब आया विज्ञान में बड़े प्रश्न, 10 अंक वाले। 10 अंक वाला प्रश्न देखो आप, नैनो पदार्थ क्या होते हैं? नैनो पदार्थ के रूप में प्रयुक्त हो रहे कार्बन के किन्हीं 2 उप रूपों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नैनो पदार्थ के बारे 2 अंक है, 4 के 2 के देने हैं। तो नैनो पदार्थ किसी भी सामान्य पदार्थ को उस सीमा तक तोड़ा जाए कि वे नैनो पैमाना क्या होता है? 10⁻⁹ m प्राप्त कर ले, नैनो पदार्थ कहलाता है। इसमें नैनो तकनीक का प्रयोग किया गया। उदाहरण दिए मैंने, इस शुरू में 2 में से कितने मिल गए? 1.5 नंबर इसमें मिल गया। फिर 2 उदाहरण दिए लेटेस्ट अपन ने कार्बन के अपर रूप में, ग्रेफीन एक, तो ये फोटो भी बनाया, 4 में से 2.5 अंक इसमें दिए। ग्रेफीन, ग्रेफाइट अलग होता है नॉर्मल में ना, और इसको नैनो के रूप में करते तो ग्रेफीन प्राप्त होता है। लेड पेंसिल, विद्युत सेल, विद्युत का सुचालक, भूकंप रोधी, शुष्क स्नेह, ग्रेफाइट। फिर ये बंग मिस्टर, फुलरीन, बक्की बॉल भी कहते हैं जिसे, इसमें भी 1.5 अंक दिया गया। 4 में से इसमें 1.5 ही दिया, इसमें 2.5 दिया था, ये ठीक दिया था। ओवरऑल देखे अपन तो 5.5 अंक 10 में से आ गए। 1.5, 2.5, 4 और 1.5, 10 में से 5.5 अंक आए। विज्ञान और भूगोल में थोड़ी मार्किंग आसान है, मतलब इसमें ज़्यादा नंबर आते हैं। भूगोल में भी फुल देते हैं और विज्ञान में भी फुल देते हैं यदि थोड़ा ठीक लिखते हैं। हिस्ट्री में टफ मार्किंग है, बहुत सबसे ज़्यादा टफ मार्किंग एक तो हिस्ट्री में है और एक राजनीति विज्ञान, 2 में सबसे टफ। अगला है MRI के सिद्धांत की कार्यप्रणाली की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसे एक्सरे टोमोग्राफी की तुलना में अधिक सुरक्षित क्यों माना गया था? MRI आपने कभी विज्ञान पढ़ा हो, हॉस्पिटल में चलती है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। तो इसमें बीटा स्पिन अवस्था किस कारण होता है, ये पूरा मैंने बताया था। कितने अंक दिए इसमें? 1.5, हाँ कुल 1.5 अंक दिया था। ये क्या होता है, किस प्रकार कार्यप्रणाली है? शरीर में NMR तत्वों की जांच करना, चुंबकीय अनुनाद। MRI देखी तो है ना हॉस्पिटल। सरी अन्न क्या है? उन्हें पोषक धान्य क्यों माना जाता है? सरी अन्न मतलब केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज को सरी अन्न घोषित किया था, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 में बाजरा वर्ष भी बनाया गया। तो ये आधा ये यहाँ दिया। फिर पोषक धान्य क्यों माना गया है? मोटे अनाज कम वर्षा क्षेत्र में उच्च उत्पादकता प्रदान करते हैं। पोषक तत्व कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये यही है। तो इसमें अलग अलग दिए हैं नंबर, कितने दिए हैं? 5 का है ना, 5 का है तो आधा 1, 1.5, 2, कुल 2 अंक दिए, मतलब 5 में से 2 दिए। और इसका दूसरा प्रश्न था इसी में, मानव के आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियों के श्रवण का वर्णन कीजिए। तो आहार नाल का पूरा वर्णन करना था। तो मेजर मैंने ग्रंथियों का पढ़ा इसमें, तो अग्नाशय, यकृत और आंत्र ग्रंथि। केवल ग्रंथियों का ही पूछा था इसमें, पूरा यहाँ वाला नहीं पूछा था। तो ग्रंथियों में तीनों मैंने लिखी थी। अग्नाशय पूर्ण पाचक रस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के तीनों को एक साथ पाचन करता है। नाम क्या है तो मैंने दिखे, अग्नाशय एमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम। यकृत पित्तरस करता है और पिपरस वसा का पाइसीकरण करता है। आंत्रों में डुडेनम और जेजुनम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पूर्ण पाचन। आंत्र एमाइलेज, लैक्टोज, रेप्सिन और गैलेक्टोज, ये उनके एंजाइम के नाम है। तो इसमें इसने 2 नंबर दिए 5 में से।
चैट जीपीटी, इस पर आधा अंक मिला, ये वापस मुझे नहीं आया था। कुल मिलाकर ये जो लास्ट प्रश्न था 10 अंक का, उसमें सिर्फ आधा अंक मिला था। अब अपन देखेंगे भूगोल। ऑस्ट्रेलिया के करीब 6 मरुस्थलों के नाम लिखे, 1 अंक मिला इसमें। शुरू के 4 आ रहे थे, 4 लिखे मैंने, लेकिन इसको ये गलत किया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को, 1 अंक। कृष्णा नदी के किन्हीं 8 सहायक नदियों के नाम लिखे, कितने अंक दिए? कौन नंबर दिया? 3/4। फिर ये घाट लिखे मानचित्र पर, तो 3 घाट तो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह से लिख दिए, शिवकिला, नाथुला, तालगा। पाल घाट थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ होना चाहिए था, तो उस चक्कर में इसको काट दिया गया। राजस्थान के किन जिलों से साबरमती नदी प्रवाहित होती है लिखा है, और उसकी सहायक नदी लिखी है, तो इसमें भी कौन नंबर मिला? 0.75। राजस्थान के प्रमुख रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्रों के नाम दीजिए और उपयोग बताइए। तो ये रॉक फॉस्फेट के नाम है, उपयोग बताया, और ये नक्शा बना। इसमें नक्शा बनाना जरूरी है, तो ये आपको अच्छे अंक मिलेंगे। भूगोल में इसलिए मार्किंग अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा अंक मिलते हैं। इसमें 50% से ज़्यादा भी मिलते हैं। अभी अपन बड़े प्रश्न देखेंगे, उसमें 7-7, 6-6 नंबर ही मिल जाते हैं। इसमें 1.25। कार्बोनिफरस काल के समय और अंतराल और उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कार्बोनिफरस कहाँ है? तो पेलुजियन युग 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 24 करोड़ वर्ष पूर्व तक का। समय अंतराल 25 करोड़ वर्ष पूर्व से 28 करोड़ वर्ष पूर्व तक कार्बोनिफरस का था। क्या विशेषताएं थी? आपको ध्यान होगा, अर्सिनियन पर्वत निर्माणकारी परिघटना, सघन वनस्पति, लंबी पत्ती वाला पौधा, वीरयुक्त जीव, कैल्विन चट्टाने। ठीक है, ये मतलब 5 में से 3 अंक दिए। पूरी विशेषता मैंने लिखी थी, 5 में से 3 अंक। भारत में ओडिशा, गुजरात और झारखंड के प्रमुख बॉक्साइट खनन क्षेत्र, तो ये इसे मैप में आपको बताना है, और फिर इनके नाम लिखना है। क्यों ये न्यूर बंजर, ये सुंदरगढ़, ये मैंने लिखे इसमें, लेकिन प्रॉपर लिख नहीं पाया बॉक्साइट के, तो इसमें 1 अंक दिया। भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की प्रवृत्ति कब हुई थी? 1983 से 2011। तो पहले उच्च वृद्धि हो रही थी, फिर अचानक गिरावट आई थी जनसंख्या में, देखा होगा आपने। तो जनसंख्या 15 से 25% तक वृद्धि देखी गई, जो पिछली 3 दशक मतलब पहले की तुलना में गिरावट थी। तो कारण को मैंने थोड़ा ये अच्छा सजा के लिखा, मतलब परिवार नियोजन है, शिक्षा में वृद्धि है, जन जागरूकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 है, महिला सशक्तिकरण। तो इसमें भी 50% नंबर दिए, मतलब 2.5 अंक। राजस्थान में बायोमास परियोजना, तो बायोमास होता बनती कैसे है? सरसों की तोड़ी, चावल की भूसी और इससे। और ये कौन सी केंद्रीय और कौन सी राज्य, मैंने कुछ लिखी है, ठीक है, फिर भी 2 अंक दिए। इसमें मैं भूल गया था, बाकी इसको भी उसे करना था, मैप में बनाना था, लेकिन वो क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, लिखना बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना बहुत बार दिमाग से स्किप हो जाना चाहिए। राजस्थान के दक्षिणी अरावली प्रदेश की प्रमुख संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के नाम लिखे। राज्य में वन्यजीव आने के मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण अरावली बताई गई है दक्षिण अरावली मैप में। संकटग्रस्त जीव कौन से हैं? तो कुछ ये लिखा है, जैसे चौसिंगा है, जंगली मुर्गा है, भालू, बारहसिंगा, निकल पटेरा। हानि के कारण क्या है? तो उसको भी अच्छा ऐसे लिखा है, लेकिन 1.5 अंक दिया इसे, 5 में से 1.5 अंक। शायद इसमें मुझे लग रहा है ये संकटग्रस्त जो वन्यजीव प्रजातियाँ थी, वो ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है, ये थोड़ी मैंने दूसरी लिख दी, मतलब प्रॉपर लिख नहीं पाई जो लिखनी थी, इसलिए इसमें 1.5 अंक। अब आया विश्व में ओजोन परत के क्षरण के कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। ओजोन परत कहाँ पर है? समता मंडल में 50-80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्या करता है? कारण क्या है? पहले कारण लिखना, फिर प्रभाव लिखना। कारण लिखा मैंने, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने हेतु इसकी परत सघन होनी चाहिए, लेकिन अंटार्कटिका ऊपर छेद होगा। कौन सी गैसें? ग्रीन हाउस गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अत्यधिक वायु प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, असतत विकास से वन संपदा। फिर इसका क्या प्रभाव है? वैश्विक ताप में वृद्धि हुई है, बर्फ पिघल गई है, वेनेजुएला देश के सभी हिम्मत पिघल गए। करंट के मुद्दों को आपको इसमें जोड़ना है। जैसे मैंने उस समय देखा था, अभी वेनेजुएला देश के हिम्मत पिघले, तो ऐसे लिख दो बीच में। जैसे यहाँ पर भी मैंने देखा था, लिखा था, आपने देखा होगा 2023 में जैसे भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, तो ऐसे लिख दिया मैंने, देश बन गया। करंट की घटनाओं को अपने को सारों में जोड़ना, चाहे विज्ञान हो, भूगोल हो, सब। तो इसमें फिर भी ठीक दिए, 3.5 अंक दिए 5 में से, ठीक है। ओजोन परत वाले में 5.5, पर पूरा नहीं हुआ दिखा।
3.5 और इधर ये प्रभाव और लिखा 3.5, 7 नंबर देखो ओजोन परत के उधर 3.5 इसमें दिए कारण में, फिर ये प्रभाव लिखा मैंने, प्रभाव हो रही थी ना, सूर्य प्रभाव, त्वचा रोग, मृत्यु दर में वृद्धि, बीमारियां, खतरा, 3.5 यहाँ दी। ओजोन परत संकट रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? मॉन्ट्रियल उसकी गाली समझौता 2016 है ना। फिर 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी, अल नीनो का भारतीय मानसून प्रभाव, भारतीय मानसून तिब्बत का पठार और भारतीय पश्चिमी विक्षोभ। तो मैंने भारतीय मानसून तिब्बत का पठार को लिखा, ठीक है, ये तिब्बत का पठार और किस प्रकार मानसून पूरा मैप में समझाया। सौरमंडल में कोरोलिस बल के संतुलित होने पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली जेट स्ट्रीम धारा तिब्बत के पठार से टकराकर 2 भागों में जाती है। एक तो दक्षिणी धारा शीत ऋतु में उत्तरी भाग में वर्षा करती है, तिब्बत के पठार की शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली ठंडियों से रक्षा होती है, पूरी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, मेडागास्कर का अवतलित होती है, पी कोटेशन में कॉन्सेप्ट दिया था, पढ़ा होगा भूगोल। यहाँ से तिब्बत के पठार से एक अवतलित वाली इधर भी आती शाखा, तो ये पूरा मैंने इसको बताया। इसमें कितने अंक दिए? 3 अंक दिए, 5 में से 3 अंक। फिर बाद में पश्चिमी विक्षोभ, ये माउंट वाला जो भूमध्य सागर से आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें 2.5 अंक दिए, और दोनों का मिला के 5.5। जनसंख्या वितरण में भू-आकृति और जलवायु के प्रभावों की विवेचना कीजिए। राजस्थान की जनसंख्या वितरण में भू-आकृति का क्या प्रभाव है, जलवायु का क्या? भू-आकृति जो है, जैसे पश्चिमी मरुस्थल है उसका क्या प्रभाव है, अरावली का क्या है, पूर्वी मैदानी का क्या है, हाड़ौती का क्या है, पश्चिमी मरुस्थल के बाद जलवायु का क्या प्रभाव है। ओवरऑल इसमें भी कितने अंक दिए? 5.5। भूगोल में मार्किंग अच्छी है और लिखने का भी थोड़ा ठीक रहा है, डेटा वेटा आगे ठीक है। तो इसमें मुख्यतः ज़्यादा मुझे लग रहा है कि विशेष करने की जरूरत नहीं थी। कुछ जगह प्रश्न आए नहीं, जैसे विज्ञान में अपने देखे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए नहीं, वो और आते तो हो सकता 10-5 नंबर का और ज़्यादा फर्क पड़ता। धन्यवाद।